हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीके क्वेश्चन सेट नंबर 4। और इस सेट के अंदर हम दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व करने के साथ साथ आपको जो साइड इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपके लिए बेहद ही लाभदायक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उनको कहीं पर नोट करते रहें। और यकीन मानिए, अगर आप ये सारे जो सेट सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और निश्चित ही अगर यहाँ से परीक्षा में कोई भी पर्सन आता है तो आप उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है वो है कि जो मोहम्मद गौरी था उसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गौरी के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये अफ़गानिस्तान में गौर नाम की जगह थी, तो वहाँ का ये शासक था। तो इसने देखिए भारत पर जब पहली बार आक्रमण किया था वो कब किया था, वो 1178 ईस्वी के अंदर किया था और गुजरात के विरुद्ध किया था। गुजरात के अंदर जो शासक था उस समय वो कौन था, भीमदेव सेकंड था। लेकिन इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, जो मोहम्मद गौरी है वो पराजित हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका प्रथम आक्रमण। लेकिन हमारे हमसे पूछा गया है कि इसका अंतिम आक्रमण जो था वो कौन सा था। तो इसका अंतिम जो आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था, वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। तो ये इसका हो गया अंतिम आक्रमण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और 1206 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि मोहम्मद गौरी और जो कन्नौज के राजा जयचंद थे उसके बीच में एक युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि ये जो युद्ध था वो किस नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी तो आपको अभी बताया मैंने, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको। तो दूसरा जो नाम आया है वो है राजा जयचंद। तो देखिए राजा जयचंद कौन था, ये था कन्नौज का शासक था। और ये जो पृथ्वीराज चौहान है उसका ससुर था, यानी कि इसकी जो पुत्री थी संयोगिता उसके साथ शादी हुई थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। तो तराइन के दूसरे पहले और दूसरे युद्ध में क्या हुआ था कि जो राजा जयचंद था इसने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी। तो उसी का नतीजा क्या हुआ था कि जो तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान था वो पराजित हो जाता है। तो उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी ने कहाँ पर आक्रमण किया था, कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया था राजा जयचंद के खिलाफ। और ये युद्ध कब किया था उसने, 1194 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ था, जो राजा जयचंद था वो पराजित हो गया था और जो मोहम्मद गौरी है उसकी सीमा कहाँ तक पहुँच गई थी, साम्राज्य की कन्नौज तक। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, चंदावर का युद्ध इसको बोला जाता है। इसके अलावा देखिए अन्य ऑप्शन कि तराइन का प्रथम युद्ध, ये आप सब लोग जानते ही हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का नतीजा क्या था कि जो मोहम्मद गौरी है वो पराजित हो गया था। और कब हुआ था ये, 1191 ईस्वी की बात है। उसके ठीक एक साल बाद देखिए मोहम्मद गौरी फिर से तैयारी कर कर आया था 1192 ईस्वी के अंदर और दोबारा से ये आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो वो कौन सा युद्ध हो गया, तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी था वो विजित हो गया था, जीत गया था युद्ध और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। इसके बाद देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध दिया गया है ये कब हुआ था, ये 1526 ईस्वी के अंदर हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था ये, जो लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी उसके और जो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर उसके बीच में हुआ था। और नतीजा क्या था युद्ध का, कि इब्राहिम लोधी युद्ध करते हुए मारा गया था और दिल्ली सल्तनत फिर उसके बाद समाप्त हो गई थी। और भारत में आप देखेंगे कि जो बाबर था उसने किसकी स्थापना कर दी थी, मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो कब की बात है ये, 1526 ईस्वी की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यानी कि जब वो सुल्तान बना था तो वो शरीयत के नियम यानी कि जो इस्लाम धर्म के नियम हुआ करते थे उनको शरीयत नियम बोलते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया कुरान और इसके अलावा एक जो अन्य ग्रंथ हुआ करता था इनको किस नाम से जानते हैं, हदीस के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनते थे, शरीयत के कानून। तो आपको बताना है कि दिल्ली का कौन सा शासक था जो कि ना तो शरीयत के नियमों को मानता था और ना ही इनके आदेशों को। और ये कथन किसने कहा है, ये बर्नी का कथन है, इतिहासकार है। तो उस किसके बारे में कहा है ये, तो ये कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था तो उसने क्या किया था कि जैसे जो खलीफा से सुल्तान पद का जो वो लिया करते थे कि अनुमति लिया करते थे, जिसने वो भी नहीं ली। इसके अलावा देखिए जो शरीयत के नियम थे उनको भी अपने शासन का आधार नहीं बनाया। इसने बनाया कि भाई वो जो जनता का जिस काम से भला होगा वही क्या है, वही मेरे शासन का आधार होगा। तो ऐसा कुछ मानना था अलाउद्दीन खिलजी का।
तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बता देता हूँ, जैसे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके बचपन का नाम क्या था या रियल नेम क्या था उसका? अली गुरशास्प उसका रियल नेम था। इसके अलावा अगर निर्माण कार्य की बात करें तो देखिए सिरी का जो किला है, सिरी फोर्ट, उसका निर्माण कराया था। और जो कुतुब मीनार है उसका दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा, उसका इसने निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसको किस लिए जाना जाता है कि जो बाजार प्रबंधन की जो प्रणाली थी उसकी इसने शुरुआत की थी। इसके अलावा देखिए सेना में भी बहुत सारे सुधार कार्य किए थे, जैसे कि पहली बार इसने क्या किया था? नियमित सेना रखी थी, यानी कि जो परमानेंट सेना थी वो रखी थी। और सैनिकों को क्या प्रारंभ किया था? नगद भुगतान देना इसने प्रारंभ किया था। इसके अलावा घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना, ये सब कार्य किसके द्वारा प्रारंभ करवाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये हो गया इसका आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं आगे और देखिए आज का चौथा क्वेश्चन कि सल्तनत काल में जो भू राजस्व होता था ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, तो उसका अधिकारी कौन होता था, सर्वोच्च अधिकारी? तो इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन हुआ करता था, तो प्रशासन की दृष्टि से जो दिल्ली सल्तनत का जो भूभाग था उसको कैसे विभाजित किया गया था कि देखिए सल्तनत को पहले तो विभाजित किया गया इक्ता के अंदर। और इक्ता किस में जाके विभाजित हुआ? आगे सिख के अंदर। पहले तो हो गया इक्ता, उसके बाद सिख हुआ करता था। और सिख के बाद देखेंगे कि क्या हुआ करता था? परगना। और परगना किस में विभाजित था? आगे गांव के अंदर विभाजित था। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हो गई वो कौन सी हुआ करती थी? वो गांव हुआ करती थी। और गांव का जो प्रबंधन देखता था, यानी गांव की जो देख रेख करता था, उसको क्या बोलते थे? अमीर ए सदा के उसको नाम से जाना जाता है, अमीर ए सदा। और इसकी सहायता के लिए सारे यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं ये अन्य अधिकारी हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो भू राजस्व वहाँ से इकट्ठा करता था तो वो कौन होता था? चौधरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चौधरी। चौधरी क्या किया करता था भाई? वहाँ से लगान और कर इकट्ठा करके क्या करता था? सुल्तान तक पहुँचाने का कार्य किया करता था। तो ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की जो है स्थापना हो गई थी? तो देखिए जो तैमूर लंग है तो उसने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी के अंदर उसने आक्रमण किया था। और इस समय क्या चल रहा था? जो तुगलक वंश है उसका शासन चल रहा था। जो उत्तराधिकारी थे तुगलक वंश के, इस समय वो बेहद कमज़ोर थे, राजपाट संभालने में सक्षम नहीं थे। तो शासन भी देखिए किस तरह से चल रहा था कि जो दो उत्तराधिकारी थे उसके अंदर से देखिए एक तो था महमूद तुगलक था, एक तो महमूद तुगलक हो गया। ये शासन कहाँ पर संभाल रहा था? ये अपना शासन दिल्ली के अंदर संभाल रहा था। और दूसरा जो था उसका क्या नाम था? उसका नाम था नुसरत शाह तुगलक। नुसरत तुगलक ये कहाँ से अपना शासन संभाल रहा था? ये फिरोजाबाद एक जगह है तो वहाँ का शासक हुआ करता था, फिरोजाबाद का। तो 1398 में क्या हुआ? तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया भारत पर। तो ये दोनों क्या हुए? वहाँ से भाग जाते हैं। अब भाग गए तो देखिए तैमूर लंग ने क्या किया, कुछ समय तक तो वेट किया, कुछ दिन तक वो रहा दिल्ली के अंदर। फिर बाद में खिजर खान जो था मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था, तो उसने खिजर खान को बुलाया और जो उसका विजित क्षेत्र था जहाँ पर कि उसका अधिकार हो गया था तैमूर लंग का, उसको वहाँ पर छोड़कर वो चला गया। तो बाद में आप देखेंगे जो खिजर खान उसने किस वंश की स्थापना कर दी थी? सैयद वंश की वहाँ पर स्थापना कर दी थी दिल्ली के अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना? सैयद वंश। कैसे? देखिए कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस किस वंश की स्थापना हुई? तो किसकी हुई थी? सैयद वंश की। और किसने की थी? ये खिजर खान के द्वारा की गई थी। तो यानी कि पहला शासक हो गया सैयद वंश का। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में जो है सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे? तो बताइए किसके शासनकाल में हुआ करते थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। और फिरोज शाह जो तुगलक है तो गुलामों की संख्या करीबन बताई जाती है कि भाई 1,80,000 या 2 लाख के करीब गुलामों की संख्या पहुंच गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसे कि दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता है। दीवान ए बंदगान उसके नाम से जाना जाता है इसको। ये क्या करता था? ये जो भी भाई गुलाम हुआ करते थे उनकी देख रेख करना, इसके अलावा उनको जो भी कलाएँ या आर्ट के अंदर उनको माहिर बनाना, प्रशिक्षण देना, ताकि वो खुद का काम धंधा शुरू कर सके, रोज़गार पा सके कहीं। तो ये किसका काम हो गया? फिरोज शाह तुगलक का। इसके अलावा देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से अन्य काम भी करवाए थे, जैसे कि कई नगरों की उसने स्थापना की थी, जैसे कि हिसार हो गया आपका,
इसके अलावा फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर हुआ करता था, जो कि जौना खान के नाम पर बसाया गया था। इसके अलावा इसने जो सैनिकों को क्या किया था, नगद वेतन देना बंद कर दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करवाया था। उसकी जगह पर वो ज़मीन वगैरह देने लगा था, और नहरों का निर्माण भी करवाया था इसने, उसके लिए भी जाना जाता है इसको। तो ये इसने कुछ कार्य किए थे। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो ये किसने दिया था, जो कि मैंने अभी बताया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा देखिए यानी कि और क्या किया गया था, जो कष्टदायक कर हुआ करते थे उस समय के अंदर वो समाप्त कर दिए थे, केवल कुछ ही कर ये लिया करता था। और बता ही दिया मैंने, नहरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने एक खिरकी मस्जिद है दिल्ली के अंदर, उसका निर्माण करवाया था। और ये इसके समय काल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि एक पुस्तक का नाम है जिसका कि नाम है तबाकत ए नासिरी। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक का जो लेखक था वो कौन था। तो देखिए लेखक कौन था इसका, इसका था मिनाज उज सिराज। मिनाज उज सिराज इस पुस्तक का लेखक था। और जो मिनाज उज सिराज है वो किसके शासनकाल से संबंधित है, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ करता था। उसका वो दरबारी था ये इल्तुतमिश का। तो इसने पुस्तक लिखी है मिनाज उज सिराज। और अन्य देखिए अलबरूनी किसके शासनकाल में था। अलबरूनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो असली नाम था वो क्या था, मोहम्मद अब्बू रेहान था। और ये मोहम्मद जो गजनबी है उसके साथ भारत में आया था। और इसकी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है, किताब उल हिंद। उसकी एक महत्वपूर्ण रचना है किताब उल हिंद, जो कि उसने हिंदुस्तान के ऊपर लिखी है, यानी कि यहाँ की जो भी संस्कृति, भूगोल या वही समाज की जो चीज़ें थी वो सारी इसने इसके अंदर लिखी है यहाँ पर। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए जियाउद्दीन बर्नी यहाँ पर दिया गया है। तो जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किसके शासनकाल से है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से ये संबंधित है। और इसकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है, इसका है तारिक ए फिरोज शाही। और इसके अलावा एक अन्य पुस्तक भी लिखी है जिसका कि नाम क्या है, फतवा ए जहांदारी, वो इसकी पुस्तक हो गई। तो एक क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, तबाकत ए नासिरी किसकी रचना है, ये है मिनाज उस सिराज की। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जब जो मोहम्मद गौरी है, जब उसने भारतीय प्रदेशों को विजिट कर लिया, उसके बाद जब वो यहाँ से गया था तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको क्या बना कर गया था, यहाँ का उसको देख रेख के लिए छोड़ कर गया था। उसके बाद 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, जो मोहम्मद गौरी उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है इसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो अन्य गुलाम भी थे जो मोहम्मद गौरी थे उसके, जैसे कि एक तो यालदोज था जो कि गजनी का शासक हुआ करता था उस समय के अंदर, यालदोज हो गया। और एक था नसरुद्दीन कुबाचा। तो ये दोनों क्या थे, नसरुद्दीन जो कुबाचा था वो मुल्तान यानी जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ का शासक था, और जो यालदोज था वो कहाँ था, गजनी का शासक था। तो देखेंगे कि ये दोनों जो लोग हैं ना ये बार बार विद्रोह कर रहे थे। तो उसके लिए क्या किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो अपनी राजधानी है वो दिल्ली से इसने क्या कर दी थी, लाहौर लेकर ये चला गया था लाहौर, क्योंकि वहाँ से ये नज़दीक पड़ते थे। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ था कि इसने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया था, इनके साथ अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो कायम कर दिए थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी करवा दी थी किसके साथ, यालदोज के साथ बेटे की शादी करवा दी थी। इसके अलावा जो नसरुद्दीन कुबाचा था उसके साथ अपनी बहन की शादी करवा दी थी। तो इसलिए क्या हुआ कि भाई ये रिलेटिव बन गए, उसके बाद ये विद्रोह का जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 कि एक पुस्तक का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है कि तुगलकनामा जो है वो किसकी रचना है। आपको बताना है कि तुगलकनामा के जो रचयिता है वो कौन है। तो देखिए बर्नी, सबसे पहले तो ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, बर्नी। तो बर्नी के बारे में अभी भी मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। और इसकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। तो ये नहीं था। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है गुलबदन बेगम, ये भाई बाबर की पुत्री थी, बाबर की बेटी थी ये। और इसकी जो अगर बात करें तो इसने क्या लिखा था, इसकी रचना है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा इसकी रचना हो गई, ये नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर होगा, जो आमिर खुसरो है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ करता था, तो उसकी ही रचना है कौन सी,
तुगलकनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आमिर खुसरो के ने लिखी थी। और आमिर खुसरो के बारे में देखिए, इसको क्या कहा जाता है? इसको तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? जो सितार होता है और एक होता है तबला, तो इनका इसने आविष्कार किया था तबला का। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। ठीक है, तो तुगलकनामा के रचयिता कौन थे? आमिर खुसरो। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि किस सुल्तान के काल में जो खालिसा भूमि है वो बहुत अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो खालिसा भूमि है वो क्या चीज़ है। तो खालिसा भूमि क्या है कि देखिए, जिस भूमि का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, तो जो सुल्तान होता था उसको क्या ले लेते थे? डायरेक्ट अपने अंडर में ले लेते थे। तो वो भूमि किस तरह की बन जाती थी? यानी कि जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको क्या बोलते हैं? खालिसा भूमि कहा जाता है। तो खालिसा भूमि के ऊपर जो भी भाई पैदावार होती थी या कोई भी वहाँ से कर इकट्ठा होता था या लगान होता था, तो वो पूरे का पूरा यानी कि 100% क्या होता था? जो सरकारी खजाना था वहाँ पर वो पहुँच जाया करता था। तो देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कि इसने क्या किया था। इस तरह की भूमि जो भी भाई इनाम भूमि दी जाती थी किसी को या कोई दान में दी जाती थी, या ऐसी भूमियाँ जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी? उनको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर देता था। तो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा ये खालसा भूमि उत्पन्न हुई? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे और देखें क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको सल्तनत काल के 3 सिक्के दिए गए हैं, जिसके अंदर से पहला है टंका, दूसरा है शशगानी और तीसरा है जीतल। आपको बताना है कि ये किस किस धातुओं से बने हुए थे। तो देखिए, जब इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ा था तो उसके बारे में देखा था कि 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। एक तो था चांदी का टंका और तांबे का जितल। तो 2 का आंसर तो आपको मिल गया। तो टंका होता था वो किसका होता था? चांदी का। और जो जितल होता था वो तांबा का। यानी कि एक तो हो गया चांदी और एक हो गया तांबा। उसके अलावा देखिए, जो शशगानी सिक्का यहाँ पर दिया गया है तो वो किसका होता था? वो चांदी का होता था। तो ऑप्शन इसका हो गया ए राइट आंसर, कि जो देखिए टंका चांदी का, शशगानी चांदी का और जितल तांबे का। अब जो शशगानी सिक्का है ये किससे संबंधित था? ये मोहम्मद गौरी के शासनकाल से संबंधित है। इस सिक्के पर क्या होता था? नहीं, ये मोहम्मद गौरी के शासनकाल से संबंधित नहीं है। जो शशगानी सिक्का था वो फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। फिरोज शाह तुगलक, राइट कर ले, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलवाया गया था। जो मोहम्मद गौरी का सिक्का मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग था, वो दिल्ली वाल प्रकार का सिक्का उसने चलवाया था। लेकिन जो शशगानी सिक्का है वो किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से। और इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने ये सिक्के तो चलवाए थे, टंका और जितल। इसके अलावा सिक्कों पर इसने टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा थी वो भी प्रारंभ करवाई थी। ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको एक विभाग दिया गया है जिसका कि नाम है अमीर ए कोही विभाग। तो आपको बताना है कि ये किस सुल्तान के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। तो देखिए, इस विभाग से संबंधित एक कहानी बता देता हूँ कि एक राजा था। तो उसने क्या किया था कि जो 2 नदियों वाले क्षेत्र हुआ करते, जैसे एक नदी यहाँ बह रही है, एक नदी यहाँ हो गई, तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करता था। और इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? इसको दोआब बोला जाता है। तो जो राजा था उसने क्या किया था कि जो दोआब वाला क्षेत्र है यहाँ पर कर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, यानी कि 50% तक कर दिया था। लेकिन उसी वर्ष क्या हुआ कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, नदियों में इतना पानी आया नहीं और जो फसल थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई। तो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्या किया कि वो कर नहीं दे पाए, लेकिन राजा ने ज़बरदस्ती उस कर को वसूला। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? आप समझ गए होंगे अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। तो बाद में किसानों ने विद्रोह कर दिया था, तो उसके बाद इसने एक नए विभाग की स्थापना की थी किसानों की उन्नति के लिए, जिसको किस नाम से जाना जाता है? अमीर ए कोही विभाग के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते थे भाई? ऋण उपलब्ध करवाया करते थे, एक तो कृषि के लिए ऋण देते थे। इसके अलावा जो बंजर भूमि थी उसको दोबारा से कृषि के योग्य बनाना। तो ये इनके महत्वपूर्ण कुछ काम थे और किस लिए करवाए गए थे? जो किसानों की उन्नति के लिए, ताकि वो विद्रोह ना करे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमीर कोई विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बढ़ते हैं आगे और देखें क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से बताना है आपको। एक सिक्का था जिसके कि देखिए चांदी का सिक्का
चांदी के सिक्के की बात हो रही है और उसके एक तरफ क्या था, चांदी के अंदर मुद्रा लेखन किया गया था, यानी कि चांदी के अंदर लिखा गया था। तो इस प्रकार का जो सिक्का था वो किसने चलवाया था? ये किससे संबंधित है? महमूद गजनबी से ये संबंधित है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। इस सिक्के में क्या था कि चांदी के ऊपर, चांदी का सिक्का हुआ करता था और संस्कृत भाषा के अंदर इसने लिखवाया था उसके बारे में। तो किससे संबंधित है ये? महमूद गजनबी से संबंधित है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके अलावा शेर शाह, ये जो मुग़ल काल से संबंधित हो गए, मुग़ल काल के चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं शेर शाह सूरी के बारे में अलग से। हुमायूं के साथ इनके 2 युद्ध हुए थे, जिसमें कन्नौज का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था, और दिल्ली में क्या किया था, मुग़ल वंश का एक बार समापन हो गया था और इसने बीच के अंदर ही जो सूर वंश है उसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है, देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये कौन हुआ करते थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुआ करते थे, सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने कि तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? इसका नाम था गाजी मलिक। जब पढ़ा था हमने तो वहाँ पर बताया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, गाजी मलिक। इसके अलावा मलिक काफूर आपको पता ही है कि जो इसका एक और सेनापति हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका कि नाम क्या था? नुसरत खान था। उसने जब गुजरात पर अभियान करने गया था तो गुजरात से इसको ख़रीदा था मलिक काफूर को। और कितने रुपए में ख़रीदा था? 1000 दिनार के अंदर। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है मलिक काफूर को। तो इसका आंसर हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।